प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कक्षा 7 में। आज हम विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 3 ऊष्मा को शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पास सोच रहे हो कि यहाँ पास मिटा है क्या, क्यों मिटा सर? तो अभी थोड़ा मिटा दिया गया है क्योंकि ये पहले वाली बुक है, ठीक। तो अब हम शुरू करते हैं क्योंकि अध्याय 3 आपके यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक। तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ठीक। आपके अध्याय 3 में ये दिया है, ठीक। तो हम कहाँ से पढ़ेंगे? यहाँ से, ठीक। ये तो पहले वाला बुक है, लेकिन आपके बुक में तीसरा अध्याय कौन सा है? ऊष्मा, ठीक। तो इधर से हम पढ़ेंगे, हाँ। यहाँ से तो हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंड का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र की आवश्यकता उपयुक्त क्यों होते हैं। आप लोग जानते हैं जब ठंडी के मौसम आता है तो आप लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं या फिर मोटे कपड़े थोड़ा, और जब अभी जैसे गर्मी चल रहा है तो हल्के पतले कपड़े या फिर ऊनी वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, है ना। क्योंकि अगर ऊनी वस्त्र पहनोगे तो फिर एक तो ऐसे गर्मी लग रही है, फिर ऊपर से और गर्मी लगेगी। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, शीतकाल में आप घर के अंदर एक सेकेंड। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। वही क्या होता है, ग्रीष्मकाल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो, ठंड के मौसम में अगर हम घर के अंदर भी रहे ना तब भी हमें ठंडी लगती है, लेकिन वहीं अगर गर्मी में अंदर रहेंगे ना तब भी गर्मी लगेगी। देखो, ठंडी में अगर हम सूर्य के प्रकाश के पास जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ठंडी नहीं लग रही, अच्छा लग रहा है। लेकिन गर्मी में अगर सूर्य के प्रकाश में जाएंगे तो एकदम जलने लगेंगे, मज़ा नहीं आएगा हम अपन लोगों को। तो आखिर ठंडा गर्म हम कैसे अनुभव कर पाते हैं कि कोई चीज़ ठंड है, कोई चीज़ गर्म है? तो अब आते हैं गर्म तथा ठंडा, अब जानने का प्रयास करते हैं। तो अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, यानी कि आप हर दिन हर वस्तु को छूते रहते हो, है ना, वही संपर्क। इसमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडी। जैसे कि आप अभी मोबाइल देख रहे हो तो हो सकता है कि आपका मोबाइल अगर बहुत समय से चल रहा है तो धीरे धीरे गर्म हो गया होगा, और अभी चला होगा तो नॉर्मल होगा, है ना। ऐसे ही अगर आप इस वीडियो को ठंडी मौसम में देख रहे हो तो आप कुछ भी चीज़ छुओगे तो सब ठंडा ठंडा लगेगा आपको, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ चाय गर्म तथा बर्फ़ ठंडी होती है। क्या चाय गर्म होती है और बर्फ़ ठंडा होता है, ये तो आप जानते हो। तो सामान्य उपयोगी वस्तु की सूची दी गई है। सूची में कुछ नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंड के रूप में चिन्हित कीजिए, यानी कि जहाँ ये सारणी दी गई है यहाँ पास, जैसे ये हो गया, ठीक। तो जैसे आइसक्रीम, तो आइसक्रीम क्या है, ठंडी है, तो ठंडी वाले में टिक लगा है ना। फिर चाय के प्याले में
रखी चम्मच तो गुनगुना या फिर गर्म रहता है ना। देखो अब फलों का रस हो गया है गुनगुना रहता है, ये वाला गुनगुना रहता है, फलों का रस गुनगुना रहता है। अब तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्थी, जब आप कोई भी चीज़ खाना बनाते हो तो जो हत्था होता है बर्तन का, या फिर जिसमें रोट तवा भी देखे होगे तो या तो प्लास्टिक का लगा होगा या फिर लकड़ी का लगा होता, तो क्या गर्म रहता है? नहीं, गर्म तो नहीं रहता। क्या वो ठंडा रहता है? तो नहीं, ठंडा भी नहीं रहता। लेकिन ठंडी के मौसम में वह थोड़ा सा ठंडा रहेगा, फिर बाद में आग के संपर्क में आ जाए तो हल्का गर्म हो जाएगा, तो गुनगुना उसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे? गुनगुना। ठीक, तो यहाँ पास गुनगुना रहेगा। दोनों में टिक मार सकते हैं लेकिन गुनगुना रहेगा, ठीक है ना, गुनगुना। तो इसको देख लिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म हैं। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरे वस्तु की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। जैसे अगर आप गर्मा गर्म दूध लेंगे, मतलब या फिर चाय लेंगे तो गर्म रहता है, लेकिन आप बर्फ़ लोगे तो क्या रहता है? ठंडा रहता है। तो कुछ वस्तुएं ठंडी रहती हैं बहुत ज़्यादा और कुछ वस्तुएं बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं। तो हम कैसे ज्ञात करें, यानी कैसे पता करें कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? तो हम आखिर कैसे पता करेंगे कि कोई वस्तु किससे कितनी ज़्यादा गर्म है? तो प्रायः हम इसका पता वस्तु को स्पर्श करके लगाते हैं। मतलब कि हम कैसे जान पाते कोई चीज़ गर्म है कोई चीज़ ठंडी है? तो समानतः हम क्या करते हैं, उसको छूते हैं, टच करते हैं, है ना। तभी तो पता कर पाते हैं। देखो बर्फ़ या फिर जब आइसक्रीम खाते हैं तो संपर्क में आता है जब आइसक्रीम, तो ठंडा लगता है ना। तो प्रायः हम इसका पता वस्तु को स्पर्श करके लगाते हैं ना, मतलब छू करके। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय है? मतलब जो हम छू करके पता कर ले रहे हैं कि यह ठंडा है और यह गर्म है, तो क्या इस पर हम पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पास आपको घर में प्रयोग करना है, ठीक। 3 ठो जार लेना है। अगर इतने बड़े जार नहीं हो तो आप छोटे छोटे डब्बे ले सकते हैं जिसमें आपका हाथ चला जाए। थोड़ा सा डब्बा बड़ा होना चाहिए, लेकिन आप उसमें A, B और C लिख देना है नाम, ठीक। फिर क्या है, 3 बड़े मग अथवा कटोरी लीजिए। आप कटोरी भी ले सकते हो। हाँ, अब इन पर ABC नाम दे दीजिए कि ये वाला A है, ये वाला B है, ये वाला C है, ठीक। फिर गर्म पानी लीजिए। देखो यहाँ पास मग A में ठंडा पानी, ये जो मग A है इसमें क्या कर लेना है, ठंडा पानी ले लेना है। और मग B में क्या ले लेना है, गर्म पानी। और मग C में गुनगुना पानी लेना है। गुनगुना का मतलब यह है कि मग C में न तो पानी गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ठंडा, यानी कि बराबर मीडियम, ठीक। देखिए A वाले में ठंडा पानी, B वाले में गर्म पानी और C वाले में ना तो ठंडा ना गर्म, नॉर्मल वाटर। तो कुछ गर्म पानी मिलाकर मग C में डाल लीजिए, यानी कि वही गुनगुना पानी मिला देना है। अब बाएं हाथ समझ रहे हो ना, बाएं हाथ को मग A में तथा दाहिने हाथ को मग B में डालिए। तो अपने बाएं हाथ को कहाँ डालिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बाएं हाथ डालोगे तभी होगा, लेकिन आप किसी भी हाथ को डाल सकते हो, लेकिन बाएं हाथ कहाँ डाल लीजिए, A वाले में, और B वाले में दाएं हाथ को। तो A वाले में जो हाथ रखे हो आप, तो आपको कैसे लगेगा, ठंडी का अनुभव होगा। और जो B वाले में हाथ रखा है आपका, तो उसमें गर्म पानी लगेगा, है ना। तो हाथ को मग B में डालिए। दोनों हाथों को 2 से 3 मिनट तक मगों में डूबे रहने दीजिए, कम से कम 2-3 मिनट तक ऐसे रहने दो। फिर
क्या हुआ, अब दोनों हाथों को एक साथ उठा करके अब मग सी में डाल देना है, जैसे इस बच्चे ने किया है ना। पहले दोनों हाथ अलग अलग डाला था, अब फिर उठा करके मगसी में दोनों हाथ डाल दिया। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? तो फिर जब आप जब करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या यह एक जैसा अनुभव होता है कि कैसा क्या होता है। थोड़ा सा सावधानी ये लिए कर लीजिए कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, है ना। पानी इतना गर्म ना होना चाहिए कि हाथ ही जल जाए, है ना। तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और क्या है, सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि हाथ आपका जल जाए। आपका हाथ जल सकता है, तो पानी ज़्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए। तो नीचे लिखा है, अगर नहीं लिखा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है ना। चलो लिखा है कि नहीं लिखा है तो नहीं पता, इधर देखते फिलहाल। तो देखें, एक सेकेंड, अरे भैया, तो बूझो कहता है, मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। अब मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? तो जब बूझो यहाँ पर प्रयोग करके देखा तो देखो, बायां हाथ तो ठंडे वाले में रखा था और दायां हाथ गर्म वाले में। फिर जब इस वाले कंटेनर में रस्सी कंटेनर में डाला तो वही बायां हाथ क्या बोल रहा है, मतलब बायां हाथ को पानी कैसा लग रहा है, अब गर्म लग रहा है। बाएं हाथ को पानी कैसा लग रहा है, गर्म लग रहा है। और दाएं हाथ को पानी कैसा लग रहा है, अब ठंडा। ठीक, तो बूझो की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। यह कभी हमें धोखा भी दे सकती है। तो बूझो इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला कि हम छू करके नहीं बता सकते कि कोई वस्तु गर्म है कि कोई चीज़ ठंडी है। अब देखो, मान चलो ठंडी के समय हो या फिर जब एकदम ठंडी के समय होगा, ठीक। तो जो कोई बाहर से काम करके आया है, मतलब जैसे घूम के आया फिर कुछ काम करके आया, तो उसका हाथ कैसा होगा, ठंडा होगा। उसका हाथ कैसा होगा, ठंडा होगा। तो अभी रुको, थोड़ा समझने के लिए आपको थोड़ा सा बताना पड़ता। देखो, मान के चलिए ये कटोरी है, फिर तगाड़ी है। तगाड़ी समझ रहे हो ना, बैकेट नहीं, तगाड़ी। बैकेट ही मान लो, कुछ भी मान लो, चलो ठीक है। इसमें पानी भरा। तो मान के लो कोई व्यक्ति है या फिर आपका भाई है, ठीक, बड़ा वाला। तो बाहर गए ठंडी के समय में, ठंडी के मौसम में बाहर गए, थोड़ा बहुत काम किए या फिर खेले, तो उनका हाथ कैसे क्या हो गया है, ठंडा हो गया। उनका हाथ क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो फिर आकर के जब हाथ पैर धुले इस पानी से, इनका हाथ कैसे हो गया, तो बहुत ठंडा। अब पानी कैसा था, ऐसे नॉर्मल था, मतलब थोड़ी काफ़ी समय का रखा हुआ था। तो इनके लिए पानी कैसा लग रहा था, गर्म लग रहा था। इनके लिए पानी कैसा लग रहा था, गर्म लग रहा था। या फिर उनको उतना ठंडा नहीं लग रहा था पानी। लेकिन जो कोई अभी बिस्तर से आया, ठीक, बिस्तर से उठ के आया ही पानी में आकर के, वो जैसे ब्रश मंजन करना है अब उसे, तो जब हाथ डाला, अपने हाथ को इसमें डाला, तो कहते ओ मम्मी कितना पानी ठंडा है, कितना पानी ठंडा है। तो देखो, इसके लिए पानी बहुत ठंडा नहीं है या फिर कम ठंडा है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि इसका हाथ, इस वाले लड़के का हाथ गर्म है। गर्म कैसे है, क्योंकि अभी तो बिस्तर से उठ के आया है। और ये इसका हाथ क्या है, ठंडा है, क्योंकि इसने बाहर खेला है ना ओस में, तो उसका हाथ धीरे धीरे ठंडा हो गया। तो आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो अब क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि कोई वस्तु वास्तव में कितने गर्म है, कैसे पता करेंगे। तो क्या है, किसी वस्तु की उष्णता यानी कि गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए की जाने वाली युक्ति को तापमापी कहते हैं।
तापमापी बोल दो या थर्मामीटर, दोनों एक ही है। तो तापमापी किससे बोलेंगे? तो ऐसा यंत्र या फिर ऐसी मशीन जो कि तापमान को मापे, तो वो क्या कहलाएगा? तापमापी। या फिर थर्मामीटर, थर्मा मतलब गर्मी, मीटर मतलब मापने से समझ सकते हो, तो जो गर्मी मापे तो क्या है? तापमापी। तो थर्मामीटर आपने देखा होगा ना। देखो थर्मामीटर भी एक से ज़्यादा प्रकार के होते हैं, ठीक ना। देखो अब तापमापन, ताप को मापना। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर यानी कि ताप यानी कि बुखार को थर्मामीटर से मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर का ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। जिस तापमापी से या फिर जिस यंत्र से हम अपने शरीर का ताप मापते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर। तो किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। देखो हालांकि जब किसी तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या लगाते हैं? थर्मामीटर, देखते हैं कि किसको कितनी बुखार चढ़ी है। कुछ इस प्रकार का थर्मामीटर रहता है ना। अब तो नया वाला थर्मामीटर भी आने लगा है, तो इस तरह का थर्मामीटर रहता है। इधर रीडिंग लिखी रहती है कि इतने डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अब डॉक्टर थर्मामीटर तो क्या है? डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। ये जो दिखाई रहा है ये वाला रंग, तो क्या लगा है? बल्ब टाइप लिखा है। तो उसमें क्या, उस बल्ब में क्या भरा होता है? पारा। तो बल्ब के बाहर नली में पारे की एक परत पतली चमकीली धारी दिखाई देती है। नली के बाहर क्या यहाँ पास दिखाई दे रही है? पतली नली की धारी। तो यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। तो थर्मामीटर तो आपके पास होगा नहीं, तो फिलहाल आप चित्र से काम चलाइए। और मेरे पास भी थर्मामीटर है नहीं, है ना। तो थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देता होगा। ये ताप मापने का स्केल ये दिखाई दे रहा है ना, ये देखो जैसे स्केल में लाइन खींची रहती है, गिनती लिखी रहती है, इसमें भी लिखा है, लाइन खींची है। हाँ, तो लाइन दिखाई देती है, ठीक। अब थर्मामीटर पर आपको मापने का एक मापक्रम दिखाई देता है, जिसके जैसे जैसे देखा था ना आपने। हाँ, तो उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये जो मापक्रम दिख रहा है ना, ये सेल्सियस स्केल है, ठीक। जो ऊपर लिखा है वो सेल्सियस में, और जो नीचे लिखा एफ वो फ़ारेनहाइट में है। क्या है? फ़ारेनहाइट में, ठीक। ऊपर डिग्री सेल्सियस में, इसमें फ़ारेनहाइट में। नीचे तो लिखा है यहाँ पास से, जहाँ पास 37 लिखा है, 37 लिखा है ना यहाँ पास, तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ऊपर वाले बोल रहा हूँ, 38 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। और जो नीचे लिखा है इधर पास जैसे 8 फ़ारेनहाइट, इधर पास 100 फ़ारेनहाइट लिखा है, इस तरह। तो इसी को अब बूझो दुविधा में है। बूझो परेशान है कि चित्र में दर्शाए दो मापक्रमों में से किसे पढ़े।
पहेली ने उसे बताया कि भारत में हम सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल है F, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक होता है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था। तो देखो, दूसरे देशों में फ़ारेनहाइट वाला उपयोग किया जाता है, लेकिन अपने यहाँ क्या किया जाता है, डिग्री सेल्सियस वाला उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये वाला ऊपर वाला। पहले के लोग यहाँ भी ये वाला भी इस्तेमाल करते थे, फ़ारेनहाइट वाला भी, कि इतने डिग्री सेल्सियस ताप का है। ठीक, हाँ। अब डॉक्टर थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान ही माप सकते हैं। यानी कि कितना गर्मी हम माप सकते हैं शरीर का, कम से कम 35 होना चाहिए और अधिक से अधिक 42। तो इस वाले थर्मामीटर से हम केवल अपना तापमान माप सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी मनुष्य का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नहीं हो सकता। अगर 35 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो समझ लो कि उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होगी। वह व्यक्ति मरने के कगार पर या फिर मर ही जाएगा। ऐसे अगर 42 के पार गया, समझ लो तो मुश्किल से अगर 37 से होता है ना जैसे, तो अगर 39 भी हो गया ना तो व्यक्ति मरने की कगार पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो थर्मामीटर से ताप मापना। तो आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। अब हम डॉक्टर कैसे पढ़ते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या को नोट कीजिए। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं। तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 से डिग्री सेंटीग्रेड होगा, सेल्सियस होगा। डिग्री ये जो गोला लगा है 5 के यहाँ पास, तो क्या लिखा है, डिग्री। ये गोला जो लिखा है तो क्या का चिन्ह है, डिग्री का। इधर किसी के चिन्ह नहीं है तो सेल्सियस है। तो इधर पास क्या बोलोगे आप, डिग्री सेल्सियस। इधर पास क्या बोलोगे, ओनली सेल्सियस। क्या बोलोगे, सेल्सियस बस, है ना। तो उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लीजिए। फिर धोने के लिए किसी पूर्तिरोधी यानी कि रोगाणु रोधक खोल का उपयोग करना चाहिए। मतलब जो थर्मामीटर धुल रहे हैं तो किसका उपयोग करना चाहिए, अच्छे साफ पानी से या फिर जिसमें कि बैक्टीरिया मर जाए उस वाले तरल पदार्थ से धोना चाहिए। तो अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए, अच्छे से पकड़ना है ना, कि गिर न जाए। अब झटके देना, क्या कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे बैठ आ जाता है। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 से नीचे आ गया हो, यानी कि जो लाइन खींची है उसमें पारा 35 से नीचे चला गया हो। फिर थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए, यानी कि अब वो कितनी दूर तक चला गया या फिर कितना बढ़ गया। यह आपके शरीर का ताप है। अब जो बताया जाएगा वो जहाँ पास वो लाइन चली गई होगी पारे की, तो वह आपका ताप बताएगा। तो ताप को सदैव इसके मात्रक सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। जैसे अपने शरीर का तापमान कितना नोट किया, देखो आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है कि 37 पॉइंट कुछ करके आगे पीछे, है ना। तो देखें, मानव शरीर का सामान्य ताप 37 सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। देखो ध्यान दीजिए
कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है 37 सेल्सियस, है ना। पहेली ने अपने शरीर का ताप मापा, वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक 37 नहीं था, 37 सेल्सियस नहीं था। पहेली जब अपना तापमान मापी जीभ में रख करके, तो देखिए उबलिया के करी मेरा तो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है। तो देखो, आइए पहेली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं हुई है, मतलब कोई गड़बड़ नहीं हुई है ना। तो देखो, डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों, कम से कम 10 मित्रों के शरीर का तापमान मापिए। तो अभी अपने पास तो थर्मामीटर है नहीं, और आपके शायद स्कूल में होगा, और स्कूल में अगर होगा तो आप करके देखिएगा, ठीक। तो इसको हम खैर पढ़ लेते हैं फ़िलहाल, नहीं है तो क्या हुआ, इसको मतलब थोड़ी कि पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा सावधानी पढ़ लें क्या पहले, थोड़ा सावधानी पहले पढ़ लें, ठीक। देखो, डॉक्टरी थर्मामीटर पढ़ने के लिए आवश्यक सावधानियाँ कि हम कैसे मतलब डॉक्टरी थर्मामीटर को पढ़ेंगे। तो क्या है, थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात यानी कि बाद धोना चाहिए। धोने के लिए किसी पूर्तिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल कहाँ तक पहुँच गया हो, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया हो। अब थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। जैसे ये लड़की देखो ना, कर रही है ना, एकदम दृष्टि के अपने मतलब आँखों के सामने से देख रही है ना। और क्या करना है, थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट भी सकता है। फिर थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, यानी कि यहाँ पास ये जो लगा है ये वाला भाग, ये वाला, तो इसको हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है ना। जैसे लड़की नहीं पकड़ी है ना, नहीं पकड़ी ना, तो ऐसे आपको भी नहीं पकड़ना है। तो अब इधर बढ़ते हैं। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, या फिर इधर डिग्री तो नहीं लगा, तो हम सेल्सियस भी बोल सकते हैं। 37 सेल्सियस है, लेकिन 37 सेल्सियस मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ, ठीक ना। 37 सेल्सियस बोलूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 सेल्सियस हो, यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। यानी कि यह किनका ताप है, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो सभी, जैसे बहुत लोगों का ताप मापा गया, तो जो एकदम स्वस्थ थे तो उनका कितना आ रहा था बार 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और जैसे हम हो गए या फिर आपके भाई हो गए, तो उनका भी रहेगा 37, लेकिन पॉइंट में थोड़ा हेर फेर हो सकता है ना। थोड़ा बहुत तो अंतर होगा, क्योंकि फिक्स 37 नहीं हो सकता। बहुत कम लोगों को होता है ना, जो स्वस्थ हैं। और थोड़ी बहुत कोई बीमार है तो उसका ताप बढ़ेगा घटेगा, है ना। तो अब बूझो के मस्तिष्क में यानी कि दिमाग में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता। पहेली ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। बूझो सोच रहा था, चलो मैं दूध का तापमान मापता हूँ कितना ज़्यादा गर्म है। तो चेतावनी, देखो क्या चेतावनी है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए, ऐसा करने से यह टूट सकता है। तो क्या है, आग से और धूप से बचा करके रखना, नहीं तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा या फिर टूट जाएगा। तो देखो,
डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही बनाया गया है, यानी कि डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 से कम तथा 42 सेल्सियस से अधिक नहीं होता, यानी कि इससे कम और 42 से ज़्यादा नहीं होता। अगर यहाँ से कम या फिर ज़्यादा होगा तो व्यक्ति मरने की कगार पर आ जाएगा, है ना। तो यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर कितना है, 35 सेल्सियस से कितना, 42 सेल्सियस तक। ठीक। अब प्रयोगशाला तापमापी। तो अभी तो थर्मामीटर वो कौन सा माप देख रहे थे, डॉक्टरी थर्मामीटर। अब प्रयोगशाला थर्मामीटर देखेंगे। तो हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं। अब ये प्रश्न भी उठ सकता है कि ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम केवल अपना तापमान मापते हैं, लेकिन हमें अगर किसी बिलियन का या फिर पानी का ताप मापना है तो हम कैसे पता करेंगे कि हम किसका उपयोग करेंगे। तो उसके लिए कौन सी तापमापी आती है, प्रयोगशाला। तो ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। यदि स्कूल में है आपके तो ठीक है, नहीं तो फिर इधर पास चित्र बना है तो चित्र से देखेंगे अपन। ठीक। तो इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम, अधिकतम मतलब ज़्यादा, न्यूनतम मतलब कम, ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः कितना होता है, 10 सेल्सियस से 110 सेल्सियस तक। और डॉक्टरी थर्मामीटर का कितना था, 35 डिग्री सेल्सियस से कितना तक, 42 डिग्री सेल्सियस तक था। इसका कितना है, 10 से 110। चित्र देखे, पहले चित्र थोड़ा देख लें। सॉरी, थोड़ी आज तबीयत खराब है मेरी। तो ये रहा प्रयोगशाला तापमापी या फिर थर्मामीटर। ठीक, यहाँ से आइए अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमान द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के मान की आवश्यकता होगी। क्या है, विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। यानी कि मौसम वाला तापमापी अलग ही होगा, है ना। कोई केमिकल का ताप माप रहे हैं तो उसका ताप मापने वाला थर्मामीटर अलग ही होगा। अगर हम अपने शरीर का तापमान माप रहे हैं तो हमारे शरीर के तापमान मापने वाला यंत्र अलग ही होगा। ठीक। तो अब देखिए कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक, तो क्रियाकलाप ये वाला देखते हैं, जिससे पानी का तापमान मापेगा। तो अब किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा पानी लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। तो हमें तापमापी को कैसे रखना है कि पानी, ये बल्ब है ना, देखो पानी में डूबा हुआ है ना, लेकिन यह थर्मामीटर इस बोतल मतलब कांच, ये जो जार है इसमें टच नहीं है, नहीं है ना। जो बर्तन दिखाई दे रहा है तो उसमें क्या टच है क्या, तो आंसर है नहीं। अब कहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ तक, दीवार को स्पर्श न करें।
तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ा रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। फिर उसमें जो पारा होगा वो बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, है ना। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। मतलब जब बढ़ना बंद कर दे तब तक देख रहना। फिर तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए, यानी कि उसको नोट करना कहाँ तक पहुँचा। यह इस समय जल का ताप है, जहाँ तक मतलब पहुँचा होगा तो उसका तापमान, जल का तापमान वही होगा। तो कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कोई भिन्नता है? संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। तो जब अलग अलग छात्र जब मापेंगे उसी पानी को, तो हो सकता है कि किसी का कम या फिर किसी का ज़्यादा होगा। ताप मापने का जो तय होगा, तापमान कितना निकल के आएगा, किसी का कम किसी का ज़्यादा। तो देखो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। तो प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली कुछ सावधानियाँ अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी बरती जानी चाहिए। मतलब कि सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है। कौन सी? तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। जो अभी प्रयोगशाला तापमापी है उसको तिरछा नहीं करना चाहिए। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से छूना नहीं चाहिए। तो देखो, जिसका हम ताप माप रहे हैं ना, केवल उसका बल्ब वहीं तक सीमित रहना चाहिए, वहीं इस पर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम दीवारों पर उस बल्ब को छुआ देंगे तो गलत रीडिंग आएगी, यानी गलत तापमान बताएगा। अब बूझो को अब समझ में आ गया कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन वह अब भी उलझन में है, बेचारा अब भी परेशान है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा आपके शरीर का तापमान मापा जा सकता है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करते हैं, यानी कोशिश करते हैं। देखो, किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए, जो वाला है तो उसको कहाँ पानी में डुबो देना है। तो पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए, जब तक मतलब रुक न जाए पारा बढ़ना। जब पारे का तल स्थिर हो जाए, यानी कि अब रुक जाए, तो क्या कर लेना है, ताप को नोट कर लेना है, लिख लेना है। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, पारे के तल नीचे गिरने लगता है। जो पारा ऊपर चढ़ गया था ना, वो क्या नीचे गिरने लगता है। अर्थात इसका अर्थ मतलब क्या है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट कर सकते हैं या फिर करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुख से बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का तापमान मापने के लिए उपयोग कर सकती हैं। स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर को मुख से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जा सकता। अभी ऊपर का बताता हूँ। देखो, जैसे वो बूझो सोच रहा था कि हम क्या करेंगे, ये प्रयोगशाला तापमापी से हम अपने शरीर का तापमान मापे तो क्या होगा। तो देखो, आप जानते हो प्रयोगशाला थर्मामीटर से कैसे तभी हम तापमान माप सकते हैं जब तक कि वह उस चीज़ में डूबा हो, मतलब कि उस चीज़ में रखा हो या फिर डूबा हो। अगर उसका संपर्क हटा लेंगे तो उसका पारा क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम अपने शरीर का तापमान मापते हैं, ठीक, और फिर हम नज़र सामने करके जब देखेंगे तो जब शरीर का संपर्क छोड़ेगा तो पारा क्या होगा, नीचे गिरने लगे। तो हम कैसे पता कर पाएंगे कितना हमारे शरीर का तापमान है। तो अब इधर देखते हैं,
डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? तो देखो, जो प्रयोगशाला तापमापी है उसका तो पारा ऊपर नीचे जल्दी चला जाता है अगर संपर्क से हटा तो, लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर कहीं नहीं जाता। तो देखो क्या होता है, किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। अब अपने पास तो डॉक्टरी थर्मामीटर है नहीं कि फिर से देखें, लेकिन हम चित्र से तब भी देखेंगे, जानेंगे। तो क्या आप बल्ब के पास कोई किंक यानी कि विभंग देखते हैं? यहाँ पास जो ये बल्ब हो, ये वाला तो बल्ब हो गया, ये जो दिख रहा है बल्ब है ना, ये जो छोटा सा ये दिख रहा है ये क्या है? किंक है। क्या है? किंक। इसी की बात हो रही है, विभंग या किंक। तो विभंग का क्या लाभ है, यानी क्या फ़ायदा है? इसका क्या लाभ है? यह पारे के तल को नीचे अपने आप गिरने से रोकता है। तो अगर बोला जाएगा विभंग का क्या काम है, तो आप क्या बोलोगे? विभंग का काम यह है कि यह पारे को अपने आप नीचे नहीं जाने देता, है ना। तो विभंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। तो अब क्या है, बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है? तो आगे देखते हैं। अभी वाला भी थर्मामीटर आ गया है, ठीक ना, ये जो दिख रहा है डिजिटल थर्मामीटर। तो तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ, जो इधर पास पारा भरा होता है ना, वो कैसा होता है? विषैला। तो यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यधिक कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी यानी कि डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध हो जिनमें पारे का उपयोग नहीं किया जाता। तो पारा क्या होता है? अत्यधिक विषैला होता है ना। तो अब यहाँ तो जान गए ना कि भाई मतलब अब और भी तापमापी आ गए हैं, ठीक। अभी और नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं हर चीज़ में। तो देखो अब ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा मतलब हीट, गर्मी, स्थानांतरण मतलब कि गमन यानी कि चलना जाना। तो संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, ज्वाला मतलब आग की ज्वाला पर, तो वह तप्त हो जाता है यानी कि गर्म, बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली गई होगी या फिर चली जाती है। तो क्या है, जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तब यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से, तो देखो जब हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, जैसे आग में रखे बहुत समय तक, तो धीरे धीरे क्या हो गया, एकदम गर्म हो गया। मान के लोहे की छड़ है, उसको हम गर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अगर उसको फिर बाहर निकाल लेंगे तो धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाता है, ठंडा होने लगता है ना। तो क्या हुआ, ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो गई। देखो जब हम गर्म कर रहे थे तो जो ज्वाला की ऊष्मा थी, गर्मी थी, वो कहाँ चली गई, छड़ में। और जब उसको बाहर निकाल दिए तो उस छड़ की गर्मी कहाँ चली गई, वायुमंडल में, या फिर जो बाहरी वातावरण है वहाँ चली गई। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो गर्मी कहाँ से कहाँ, गर्म से ठंडी की ओर प्रवाहित होती है हमेशा। इतना आप याद कर लीजिए फिर से कि गर्मी कहाँ से कहाँ, गर्मी हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है, ठीक ना। फिर देखेंगे कैसे क्या। देखो वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। अब क्या है, पहली जानना चाहती है कि क्या इसका अर्थ है
यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो यानी कि बराबर हो तो उसमें स्थानांतरण नहीं होगा। तो अब पहली सोच है कि अगर दो वस्तु उसी तरह हो तो क्या उन दोनों में ऊष्मा का स्थानांतरण होगा कि नहीं होगा। पहली ये सोच रही है, तो आंसर है उन दोनों में नहीं होगा। जैसे बराबर ताप का पानी ले लीजिए, अलग अलग गिलास में उतने ही ताप का पानी ले लीजिए, और फिर दूसरे गिलास में अगर डालोगे उसी को तो ऊष्मा का स्थानांतरण कहीं की ओर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का तापमान क्या है, सेम है। तो देखो अब देखते हैं, एल्युमिनियम या लोहे जैसी किसी वस्तु की एक छड़ अथवा चिमटी पट्टी लीजिए, यानी कि छड़ ले लेना या फिर पट्टी ले लेना है। इधर पास ये देखिए, आप इसको घर में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सावधान ये रहना चाहिए कि ऐसी जगह में प्रयोग करें जहाँ कपड़ा वगैरह ना हो, नहीं तो आग लग सकती है ना। तो छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर हों। ये समान दूरी पर टुकड़े चिपके हुए हैं ना, किसके, मोम समझ रहे हो, मोमबत्ती का मोम, वही वाला। फिर छड़ के एक सिरे को एक स्टैंड पर कसिए, जैसे यहाँ पास ईंटे से लगा दिया गया है, क्योंकि हाथ से छुओगे तो धीरे धीरे गर्म होकर आपको नुकसान पहुँचा देगा, है ना। तो यदि आपको स्टैंड नहीं मिले तो छड़ को एक किसी ईंटों के माध्यम से के बीच भी फंसा सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए। यह सिरा गर्म कर रहे हैं ना यहाँ पास मोमबत्ती से, और ध्यानपूर्वक देखना है। तो मोम के टुकड़ों का क्या होता है, जो मोम के टुकड़े चिपके थे उनका क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं, यानी कि धीरे धीरे गिरने लगते हैं। कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरा, तो आप प्रयोग में पाएंगे तो जो पास में था वही वाला टुकड़ा क्या हुआ, गिरा। इधर भी देखो गिर रहा है ना। फिर क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे ओर स्थानांतरित होती है, तो धीरे धीरे ऊष्मा कहाँ जा रही है, ठंडी की ओर। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाती है। तो चालन क्या है, अगर बोला जाए चालन क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि ऐसी विधि या फिर ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा कहाँ से कहाँ, किसी वस्तु के गर्म सिरे से यानी कि गर्म जगह से ठंडी वस्तु की ठंडे सिरे की ओर जाए, तो क्या कहलाएगी, चालन कहलाए। चालन आप समझ गए, जैसे वो लोहा था तो जैसे गर्म करिए, शुरुआत वाला सिरे से गर्म किए, ठीक ना, तो धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, ठंडी की ओर जा रहा है ना, तो यही क्या कहलाएगा, चालन। और जो चालन होता है वो किस में होता है, ठोस पदार्थों में। चालन किन में होता है, ठोस पदार्थों में। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। ठीक, तो ये चीज़ जो आपको जानना जरूरी है। अब क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है। आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए आपको किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं। जैसे तवा हो गया, तो तवे में हत्था या तो प्लास्टिक का लगा होगा या फिर किसका लगा होगा, लकड़ी का लगा होगा। तो मान के चलो तवा बहुत गर्म हो गया है, आप तब भी तो तवे को उठा लेते हो ना। तवा तो गर्म है, लेकिन वो जो मत्था है, हत्था, वो जहाँ पास आप पकड़े हो, लकड़ी को पकड़े हो, जो जैसे लकड़ी को पकड़े या फिर प्लास्टिक को, तो वह गर्म नहीं है। तो क्या सभी वस्तु में समान रूप से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो आंसर है नहीं। अगर समान रूप से होता तो लकड़ी भी गर्म हो जाती ना। इतना तो आप समझते हो क्या बोल रहा हूँ मैं। अब क्रियाकलाप अगला देखते हैं। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे स्टील की चम्मच
प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा डिवाइडर, यानी कि स्केल भी ले सकते हैं, ठीक है ना, या फिर जो प्रकार होता है उसको भी डिवाइडर, वही विभाजक, विभाजन जो है, एक एकत्र करके क्या कर देना है, पानी में डाल देना है। लकड़ी का टुकड़ा भी ले सकते हो। तो सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। तो जिस प्रकार इधर पास प्रयोग में दिखाया गया है नीचे, ये देखिए इधर पास, ये देखो पेंसिल भी डाली है, ये डिवाइडर भी डाला है, स्केल भी डाला है, चम्मच भी डाला है। फिर एक सिरा कौन है, एक सिरा डूबा हुआ है पानी में, गर्म जल में डूबा हुआ है, और एक सिरा बाहर झांक रहा है। फिर एक एक करके आप टच करोगे, प्लास्टिक के स्केल को टच करोगे, पेंसिल को टच करोगे, और इसको चम्मच को भी टच करोगे, तो आपको पता चलेगा कि चम्मच तो गर्म है, किसकी तुलना में, इस पेंसिल की तुलना में। डिवाइडर गर्म है, ये जो दिखाई दे रहा, जब आप छुओगे तब पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा साड़ी है, साड़ी क्या है, वस्तु लिखा है, जैसे स्टील की चम्मच थी। पदार्थ जिसकी वस्तु से बनी है, मतलब कि जिससे स्टील की चम्मच कहाँ से बनी थी, धातु से बनी थी। क्या दूसरा सिरा गर्म होता है, हाँ या ना। तो जब आप छुओगे स्टील की चम्मच को तो कैसा था, गर्म था। अब मान चलो इधर पास क्या हो गया, पेंसिल हो गई, ठीक ना। मान चलो यहाँ पास क्या रख लिए, पेंसिल। तो जब आप पेंसिल को छुओगे, यहाँ पास जैसे पेंसिल है, तो पेंसिल काहे की बनी है, हालांकि वो भी धातु की बनी है, लेकिन जो बाहरी कवर है, जो बाहरी कवर है किसका बना हुआ है, उसका लकड़ी का। काहे का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है ना। या फिर स्केल भी ले सकते हो, स्केल काहे का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक। तो क्या ये गर्म थे, तो नहीं थे, गर्म नहीं थे। प्लास्टिक की स्केल भी गर्म नहीं थी, है ना। तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि सभी वस्तुओं में बराबर मात्रा में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, ठीक। तो अब देखो, अब परिभाषा एक और आ जाएगी। देखो, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। तो ऊष्मा का चालक यानी कि गर्मी का जाने देना, जो पदार्थ गर्मी को आसानी से चले जाने देते हैं, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो वो क्या है, चालक है। और इनके उदाहरण क्या क्या है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, आयरन यानी कि लोहा हो गया, कॉपर हो गया और क्या, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, कुचालक। जैसे कौन हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया। कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। आप चाहे कुचालक बोल दो या फिर ऊष्मारोधी। तो देखो, मान के चलो ये लोहा है, क्या है, ये वाला, ये लोहे की छड़ है। तो ऊष्मा को जो कोई जाने दे, जो कोई ऊर्जा लिख रहा, ऊष्मा, जो वस्तु ऊष्मा को जाने दे तो क्या कहलाएगा, वो चालक। जो वस्तु ऊष्मा को आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक न जाने दे तो क्या कहलाएगी, कुचालक। जैसे अभी इसको हटा दो, ठीक ना। मान के लो कोई ये वस्तु है, ठीक, तो एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है। तो मान के चलिए इधर पास हम आग लगाए, इधर पास हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो जिस वस्तु में मान के चलो यहाँ पास गर्म कर रहे हैं ना, तो अगर धीरे धीरे पूरे तरफ गर्मी चले जाए तो वह ऊष्मा का चालक होगा। सुचालक बोल सकते हैं, चालक भी बोल सकते हैं। यानी कि ऊष्मा इसमें जा रही है, ऊष्मा उसमें से आसानी से जा रही है,
ठीक। और लेकिन किसी वस्तु को हम गर्म कर रहे हैं, वह केवल यहीं गर्म हो, बाकी की ऊष्मा यहाँ से यहाँ तक न जाए, तो क्या कहलाएगा? कुचालक। यानी कि गर्मी यहाँ तक नहीं जा रही है, गर्मी यहाँ तक नहीं जा रही है, तो क्या होगा? कुचालक, यानी कि रुक रही है, तो ऊष्मारोधी बोल सकते हैं, फिर कुचालक। समझ रहे हो? देखो उदाहरण के लिए देख लिए, ऊष्मा के सुचालक में क्या क्या था? जैसे लोहा था, तो लोहे से ऊष्मा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी ना। अब जैसे लकड़ी हो गया, तो लकड़ी में कहाँ ऊष्मा स्थानांतरण होता क्या? जल्दी नहीं होता। लकड़ी केवल वहीं गर्म रहेगी जहाँ पास जल रही है। तो देखो, अब जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। जो पानी है और वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों को ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है? देखो क्या है, जो वायु है और जल है, पानी है, वो क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। आखिर लेकिन तब भी तो जल गर्म हो जाता है, तो आखिर कैसे गर्म हो जा रहा है? तो देखो क्या होता है। गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए। फ्लास्क ये दिखाई दे रहा है, ये वाला। हालांकि अगर आपके प्रयोगशाला में है, मतलब सॉरी स्कूल में है, तो अच्छी बात है, और नहीं है तो हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो फ्लास्क लेना है। यदि फ्लास्क उपलब्ध है तो अच्छी बात है। देखो बीकर ये लिया जा सकता है, फ्लास्क नहीं है तो फिर बीकर भी ले सकते हैं, फिर कांच की गिलास भी ले सकते हैं। तो इसे जल से 2/3 भरिए, यानी कि आधे से थोड़ा ज़्यादा। ठीक, 2/3। फिर क्या करना है? फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रख लें। यानी कि जैसे आप कांच की गिलासें ले लीजिए पारदर्शी वाली, तो ऐसे रख लेना है कि हम गर्मी दे सकें, मोमबत्ती इसके नीचे रख सकें। तो इसे गर्म करें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा करें। एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म करें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। तो पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा आराम से रखना है नीचे। फिर क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर गर्म कीजिए। जैसे फ्लास्क को रखे आप, ठीक, तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए कि पानी अब हिलना डुलना बंद कर दे। जब पानी स्थिर हो जाएगा तो धीरे से आप क्या रख दोगे? पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल, यानी छोटा सा टुकड़ा रख दोगे। फिर क्या करोगे? उसको आप गर्म करोगे। तो अपने परीक्षणों को नोट कीजिए। धीरे से रखिए, हाँ, अपने परीक्षण को नोट कीजिए। अब देखोगे तो क्या क्या होता है उसको लिखना है। फिर जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेता है या फिर लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। तो ये क्या है? संवहन है। असंवहन क्या में होता है? तरल पदार्थों में या फिर वायु में। तो देखो इसको समझने का थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं। ठीक, जैसे इधर पास ये बाउल लिए, इसमें पानी भरा, फिर आप इसमें क्या करोगे? क्रिस्टल डालोगे। फिर इसको जब आप गर्म किए तो धीरे धीरे क्या हुआ? यहाँ का पानी गर्म हुआ। गर्म हो करके घूमते 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 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक,
अब जब यहाँ का पानी, गर्म पानी यहाँ से चला गया तो यहाँ पास खाली स्थान बच गया ना। अब उस खाली स्थान को भरने के लिए कौन सा पानी आएगा? ठंडा पानी नीचे आएगा। अब फिर ठंडा पानी गर्म होकर ऊपर जाएगा, फिर ये इधर पास खाली स्थान बच गया, खाली स्थान को भरने के लिए फिर ठंडा पानी इधर पास आएगा। तो यही प्रक्रिया चलती रहेगी, यही प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी और धीरे धीरे पूरा पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, है ना। अब वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? तो देखो, जल का तो आप देख लिए कैसे जाता है, अब वायु का कैसे जाता है। देखो, धुआं कहाँ जाता है बताइए? धुआं कहाँ जाता है? ऊपर की ओर जाता है कि नहीं? तो ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है। जब आग कहीं लगी रहती है तो क्या होता है? उसके आसपास की वायु गर्म हो जाती है, और जब वायु गर्म होकर कहाँ जाएगी? ऊपर उठेगी, ऊपर जाएगी। यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब क्रियाकलाप विचार करना है अगले क्रियाकलाप को। तो एक मोमबत्ती जलाना है, अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के बगल में पार्श्व में रखना। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? देखो, ये बगल में रखा, पार्श्व में रखा, एक तो हाथ को ऊपर रखा है, ठीक है ना। तो देख रहा है लड़का कि क्या दोनों हाथ को बराबर गर्मी लग रही है? तो ऐसा तो नहीं होता। तो कौन सा हाथ अधिक गर्म का अनुभव करेगा? तो आप तो देख कर बता सकते हो, सर जो ऊपर वाला हाथ है वो ज़्यादा गर्मी लगेगी, उधर जलने भी लगे धीरे धीरे। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो क्यों होता है, लेकिन थोड़ी सावधानी रखनी ये जरूरी है कि अपने हाथ को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर ही रखना चाहिए, जिससे कि हाथ जले नहीं। ये नहीं कि जहाँ पास जल रहा है वहीं पास एकदम सटा दो। इस तरह में क्या हो जाएगा? आपका हाथ भी जल सकता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी का अनुभव करता है। संवहन समझ रहे हो ना? संवहन क्या कि गर्म होकर ऊपर जाएगा और फिर उसके जगह ठंडी वायु लगी। तो देखो क्या होता है, अब संवहन तो जानते हो ना कि इधर गर्मी लगी तो गर्म होकर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और फिर ठंडी वायु नीचे आएगी, और यही प्रक्रम चलता रहेगा। तो डायरेक्ट ऊपर जाएगा गर्म होकर, तो आपके हाथ में जाएगी गर्मी वो वाली, तो आपको गर्म लगने लगेगा। तो देखो, तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, नदी वाले क्षेत्रों में, थोड़ा जहाँ नदी वाला एरिया है, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। देखो, दिन के समय स्थल यानी कि धरती जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है, यानी कि पानी के तुलना में मिट्टी वाला क्षेत्र क्या हो जाता है? जल्दी गर्म हो जाता है। तो क्या होगा? स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर उठती है, ठीक। तब इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बहती है। समुद्र की ओर आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। तो देखो, इसको एक बार फिर से पढ़ना है, और चित्र थोड़ा ये वाला देख लो। देखो, ये क्या है? समुद्र समीर है। क्या है ये? समुद्र समीर। थल ये वाला है जो जहाँ घर बना थल है, और इस थल या फिर इस थल, और पानी इधर पास है, ठीक है ना। समुद्र समीर को फिर से पढ़ो, फिर चित्र से समझेंगे। तो देखो, समुद्र से है क्या? तो दिन के समय स्थल यानी कि धरती जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है ना। जैसे दिन है तो कहाँ यहाँ जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना, किसकी तुलना में? पानी की तुलना में। फिर स्थल के ऊपर की
वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। वही जो धरती वाला जहाँ घर बना है वहाँ का वायु क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होकर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। तो देखो जल तो थोड़ा ठंडा है ना, तो वहाँ की वायु कहाँ जाएगी, गर्म की ओर। तो स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और इसका स्थान लेने की समुद्र की वायु कहाँ चली जाती है, स्थल की ओर, यानी कि घर की ओर। तो चक्र को पूरा करने के लिए, अब चक्र चलने लगे ना, तो इस चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से, जो स्थल की ओर से जो जहाँ घर बना है, गर्म वायु समुद्र की ओर जाती है। कहाँ जाती है, अब समुद्र की ओर जाती है। फिर समुद्र की ओर से आने वाली वायु को, तो देखो मतलब यही प्रक्रम चलता रहेगा कि गर्मी उठी तो कहाँ जाएगी, ऊष्मा उठ के कहाँ जाएगी, नदी की तरफ, वही समुद्र की तरफ। और समुद्र से ठंडी हवा कहाँ जाएगी, स्थल की ओर। तो समुद्र की ओर से आने वाली वायु को क्या बोलेंगे, समुद्र समीर। तो देखो गर्मी के समय में क्या होता है, थोड़ा इधर पास इसको छोटा कर लें, एक सेकंड थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक ना, थोड़ा दिखनी चाहिए। हाँ देखो क्या होता है कि दिन के समय यहाँ का तापमान गर्म होगा तो वायु उठेगी, ठीक, वायु क्या होगी, उठेगी। और जब वायु यहाँ पास उठेगी तो खाली स्थान बचेगा कुछ, तो यहाँ का जो नमी है या फिर ठंडी वाली वायु है कहाँ जाएगी, यहाँ साइड आएगी, ठीक। अब फिर यहाँ वाली वायु गर्म होगी, जब वो ठंडी वाली वायु आई इधर पास तो ठंडी होगी, फिर ठंडी होकर वापस जाएगी, मतलब ऊपर जाएगी। तो देखो क्या होता है, ऊपर जा कर के अब कहाँ जाएगी, इधर साइड। तो ये चक्र इस तरह से चलता रहेगा, यानी कि इधर गर्म वायु उठी गई, ठीक ना, इधर पास ठंडी वायु आई। तो देखो चित्र में भी देखा गया है, देखो गर्म स्थल में गर्मी उठी, ठीक, ऊपर उठी, तो यहाँ पास खाली स्थान बचा। अब उस खाली स्थान को भरने के लिए जो ठंडा जल ठंडा था, तो यहाँ की वायु भी ठंडी होगी, तो ठंडी वायु कहाँ चली जाएगी, यहाँ साइड चली जाएगी खाली स्थान की जगह में। अब फिर उसकी जगह लेने के लिए इस तरह ये भागा जाएगा, ठीक, गर्म ठंडी की ओर, क्योंकि गर्म वस्तु हमेशा ठंडी की ओर जाता है ना। तो ये गर्म था तो ठंडी की ओर गया, स्थान लेने के लिए ठंडी वायु आ गई इधर पास। तो ये क्रम चलता रहेगा। तो समुद्र से जाने वाली वायु को, ये वायु जा रही है ना डॉट डॉट करके, तो उसी को बोलेंगे समुद्र समीर, क्योंकि वायु कहाँ से जा रही है, समुद्र से जा रही है। अब फिर थल समीर को देखते हैं। तो समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। अब देखो ठंडी हवाएं आ गई स्थल की ओर, तो बहुत अच्छा लगेगा, ठंडी ठंडी हवा लगेगी सबको। फिर क्या होता है, रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। अब समुद्र का क्या, अब देखो समुद्र तो अब का जल गर्म हो गया, अब धीरे धीरे ठंडा होगा। समुद्र का जल क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। तो ठंडी का लाभ, अच्छा यहाँ पास थे विपरीत प्रक्रम। हाँ, समुद्र का जल स्थल की ओर, स्थल की अपेक्षा में यानी कि तुलना में धीमी गति से ठंडा होगा, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। अब क्या होगा रात के समय कि ठंडी वायु कहाँ से, अब ज़मीन से कहाँ जाएगी, पानी की ओर, मतलब थल से पानी की ओर। अगर दिन के समय में क्या था, समुद्र से थल की ओर आ रही थी। अब थल से समुद्र की ओर की वायु को जाने वाली वायु का बोलते हैं थल समीर, और जो समुद्र से आने वाली वायु का बोलते हैं समुद्र समीर। तो इसी का जो ये प्रक्रम था, इसी का थल समीर में उल्टा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, पानी गर्म है, पानी क्या है अब गर्म हो गया है ना, तो अब धीरे धीरे उठ कर के वायु कहाँ जाएगी, स्थल की ओर गर्म वायु। अब वहीं ठंडी जो स्थल है वो कहाँ चला जाएगा, समुद्र की ओर। ठंडी स्थल का मतलब कि ठंडी जो स्थल का वायु है वो समुद्र की ओर जाएगा, ठीक है ना। इसको आप समझ गए होंगे।
समुद्र सुमीर थल समीर। देखो अभी और बचा है थोड़ा सा, 1 पेज 2 पेज 2 हो गए, 1.5 पेज बचे कुल। जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको भी, ठीक। इसको आप जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक ना। देखो जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट का अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि दोनों प्रक्रियाओं में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि जैसे जो चालन था तो ठोस वस्तु से होकर गुजरती है, और जो संवहन है उसमें भी माध्यम यानी कि किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे संवहन में क्या, या तो वायु होनी चाहिए या फिर जल होना चाहिए, है ना। लेकिन सूर्य से हमारे तक एनर्जी ऊर्जा कैसे आती है? तो देखो, चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम ही नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है। जैसे वायु यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक के बीच में हवा नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है। देखो अगर वायु होती तो हम जान जाते कि चलो ठीक है, वायु हो तो वायु के माध्यम से हमारे तक पहुंच गई है, लेकिन वायु नहीं है तो फिर किसी और कारण से आती होगी। तो क्या बोलते हैं, जिसे विकिरण कहते हैं। तो सूर्य से जो आने वाली प्रकाश की किरण है, मतलब प्रकाश का जो ऊर्जा है या फिर ऊष्मा है, कैसे आती है? विकिरण के माध्यम से। विकिरण है क्या? तो विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे कि वायु जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान ना हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो विकिरण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जब हम किसी तापक यानी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो जब ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश में स्थानांतरित कर देता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है, जिससे ऊष्मा ग्रहण करता है और उसी से ऊष्मा ग्रहण करता है। देखो गर्मी में हमें ऊष्मा कैसे लग रही है? विकिरण के कारण, ठीक ना। हम अपने ऊष्मा को ठंडी के समय में क्या करते हैं? बाहर छोड़ते नहीं हैं, जाता है, क्योंकि हमेशा ऊष्मा कहाँ से कहाँ? ठंड से गर्म की ओर, सॉरी हमेशा ऊष्मा गर्म से ठंड की ओर। तो जैसे ठंडी में तो बाहरी तापमान तो ठंडा होता है, तो लेकिन बाहर की तुलना में अब हमारा शरीर क्या होता है? गर्म होता है, तो हमारी ऊर्जा बाहर जाएगी। अब उस ऊर्जा को कमी करने के लिए जो बाहर की वायु है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करना चाहेगी, तो इसी कारण से हमें क्या लगेगा? ठंड का अनुभव होगा। अब इधर देखते, सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। यानी कि जैसे विकिरण हुआ या फिर ताप दिया गया, ठीक ना। अगर ताप को कोई सोख लेगा, अवशोषित करेगा, तो उस वस्तु कोई वस्तु ताप को अवशोषित सोख रहा है तो उस वस्तु का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक। अजो को परिवर्तित कर देगा तो उसको तो नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा मतलब नॉर्मल रहेगा, ठंडा नहीं होगा। तो जब धूप में जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? बताइए। क्योंकि डायरेक्ट जो विकिरण द्वारा आ रहे हैं ना ऊष्मा, वो हम में डायरेक्ट ना पहुँचे, वह छाते में आकर के अवशोषित हो जाता है। अब जब अवशोषित हो जाएगा तो हमारे तक नहीं पहुँच पाएगा। अब क्या है, सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। तो हम जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं, यानी कि गर्मी में हम सूती वस्त्र या फिर हल्के कपड़े पहनते हैं, लेकिन सर्दियों में हम गहरे रंग के
कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? आइए पता लगाएं। थोड़ा सा क्रियाकलाप करके समझेंगे। तो एक देखो, टिन के एक जैसे दो डब्बे लीजिए। इसमें से एक बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद से पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल डालिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल का ताप मापिए। क्या दोनों डिब्बे के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? तो इन दोनों गर्म करना, फिर आप अंतर पाएंगे कि जो काला वाला डब्बे में जो पानी रखा गया है वह पानी बहुत ज़्यादा गर्म है और इसका थोड़ा कम गर्म होगा। तो देखो, जल अधिक गर्म है। केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप का अनुभव कर सकते हैं, है ना। अब क्रियाकलाप अगला। तो क्रियाकलाप में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का गर्म जल भरिए। फिर दोनों डिब्बों को किसी कमरे में या फिर छाया में रखिए। कितने से 10 से 15 मिनट के लिए। प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए, या फिर छू के भी देख सकते हैं कि कौन सा क्या हुआ। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान है? फिर आप देखेंगे कि क्या किस में तापमान घटा, किस में क्या। तो क्या इन क्रियाकलापों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत ऊष्मा अधिक अवशोषित करते हैं। गहरे रंग, है ना, यानी कि एकदम डार्क, जैसे पीला है तो एकदम पीला, सफ़ेद है तो सफ़ेद तो खैर अवशोषित ज़्यादा नहीं करता, ब्लैक कलर ज़्यादा अवशोषित करता है, यानी काला। एकदम काला कपड़ा में ज़्यादा गर्मी अवशोषित होगी, खींचेगा अपने ऊष्मा को, आसपास की ऊष्मा को खींच लेगा। देखो, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं, यानी कि भगा देते हैं। इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र आरामदायक होते हैं। तो अभी इसको थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास जो लिखा है नीले बॉक्स में क्या है? हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उनके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है। तो देखो, अब इसमें ये बोला गया, क्या हम ऐसा घर बना सकते हैं कि जो ठंडी में गर्मी का अनुभव कराए और गर्मी में ठंडी का अनुभव कराए? तो ऐसा तभी हो सकता है जब वायु, यानी कि तापमान का यहाँ वहाँ हेरफेर न हो। जैसे वायु, अंदर की वायु बाहर न जा पाए या फिर बाहर की वायु अंदर न जा पाए। तो ऐसा तभी हो सकता है क्योंकि आप ये भी पढ़ चुके हो कि वायु ऊष्मा क्या होती है, कुछ अलग भी होती है, कुछ अलग काम मतलब करती है। तो देखो, जब खोखली ईंट लिए रहेंगे, खोखली ईंट रहेगी, जब खोखली ईंट रहेगी तो क्या होगा? ईंटों में क्या रहेंगे? हवा भरी रहेगी। अब जब खोखले हो तो खोखली जगह में क्या रहेगा? हवा ही तो रहेगा। और जब हवा रहेगा तो वह बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देगा, या फिर ठंडी का मौसम है तो बाहर की ठंडी को अंदर नहीं आने देगा, ठीक है ना, बहुत देर तक समय तक रोक के रखेगा। तो ऐसे ईंटें भी आ चुकी हैं। आपने सीमेंट की ईंटें देखी होंगी ना, जो बड़ी बड़ी ईंटें रहती हैं, उसको पानी में डालोगे तो तैरने लगती है, वो वाली ईंट बोल रहा हूँ। तो उसमें ऐसा अनुभव होता है। आजकल उसका भी उपयोग किया जाता है। हालांकि थोड़ा बहुत मजबूत भी होती है, ऐसी बात नहीं, मजबूत भी होती है। हाँ, थोड़ा सा बचा, बस थोड़ा सा। अब सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं।
जो ऊनी वस्त्र हैं हमें गर्मी का अनुभव कराते हैं। तो देखो, सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी होते हैं, यानी कि जो ऊन होता है वो ऊष्मा को रोक के रख, यानी कि आसानी से ट्रांसफ़र नहीं होने देता। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु ट्रैप रहती है, यानी कि वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश में जाने से रोकती है, क्योंकि आप जानते हो कि गर्म वायु ठंडी वायु की या फिर गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा स्थानांतरित होती है। तो ठंडी के समय में क्या होता है, बाहर का परिवेश ठंडा होता है, तो हमारा शरीर जैसे गर्म है, हमने स्वेटर वेटर वगैरह पहन लिए, तो हमारी ऊष्मा बाहर जाना चाहिए ठंडी की ओर। चूँकि हमने स्वेटर पहना है, अब स्वेटर या फिर ऊनी वस्त्र, तो ऊनी वस्त्र में या फिर स्वेटर में क्या रहते हैं, वायु फंसती रहती है। अब कहोगे सर हमें दिखती तो नहीं, दिखेगी थोड़ी, तो वायु जब रहेगी, वायु परत रहेगी पतली सी या फिर कुछ भी ऐसे छोटे छोटे डॉट करके, तो ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देगी। और जब ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देगी तो हमारी ऊष्मा खर्च नहीं होगी, और जब ऊष्मा खर्च नहीं होगी तो हमें ठंडी का अनुभव नहीं होगा। ठीक, तो मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट दी जाए, तो आप इसमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए, दो कंबलों के बीच में वायु की परत विद्यमान है, यानी कि मौजूद है। तो आप एक कंबल लोगे, एक मोटा कंबल लेना पसंद करोगे कि दो पतले कंबल लेना? तो आंसर इसका क्या होगा, दो पतले कंबल। क्यों? क्योंकि दो पतले तो उसके बीच में वायु फंसी रहेगी, और जब वायु फंसी रहेगी तो ऊष्मा का स्थानांतर नहीं हो पाएगा, है ना। और फिर जब ठंडी में आप देखते हो ना, जब मान के लोग ओढ़े हो, अब बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो आप अपने आप को क्या कर लेते हो, सिकोड़ लेते हो और मूड से ओढ़ लेते हो। और जब मूड से ओढ़ लेते हो तो पता क्या होता है, आपकी जो ऊष्मा है वो कहीं से जा ही नहीं पाती, जल्दी जाती है तो थोड़ी थोड़ी जाती है, तो आपको फिर गर्मी का अनुभव होने लगता है। तो आप पढ़ चुके होंगे, ठीक, इसको भी हमने सीखा क्या, इसको भी पढ़ लेना है आपको। चलो, 1-1.5 घंटे होने लगे लगभग, तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बताइए कमेंट में कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कितना आया कितना नहीं आया। ठीक, फिर इसके आगे हम प्रश्न उत्तर को देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर समझ में आया तो बताइएगा ज़रूर, और नहीं आया तब भी बताइए सर कि आया है लेकिन थोड़ा बहुत आया है, क्योंकि जब आप बताओगे तो अच्छा रहेगा। ये मेरा नया चैनल है, मैंने शुरू किया है अभी फ़िलहाल। थैंक यू, धन्यवाद।